देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में अगर देखें हम लोग, तो हम लोग के केयर करना है, जैसे हम लोग बात करते हैं पी उपकक्ष की, हम लोग किसकी बात करते हैं? अगर आप पी उपकक्ष की बात करते हो, ध्यान रखना है, तो पी उपकक्ष में 3 कक्षक होते हैं। पी एक्स पी जेड ये होता है, नहीं केयर करना है। अब पी उपकक्ष, इसके लिए आप जानते हो कि एल का मान जो होता है वो 0 होता है ना, 1 होता है। पी उपकक्ष के लिए एल का मान कितना होता है? 1 होता है। और इसके लिए एम का मान भी आप जानते हो, एम का मान -1 यही होता है, आप जानते हो। अब इसमें ध्यान रखना है कि हम लोग पी एक्स पी वाई और पी जेड लिखे हुए हैं, तो याद रहे कि आपका जो पी जेड होता है, ये कन्वेंशन है कि जो पी जेड होता है इसके लिए जो एम का वैल्यू होगा वो 0 होगा। कितना मानना है? 0। केयर करना है। आपका जो पी एक्स या जो पी वाई लिखा हुआ है, इसके लिए जो एम का वैल्यू होगा वो +-1 होगा। तो +-1 का मतलब होता है कि यदि पी एक्स का वैल्यू +1 होगा तो पी वाई का मान -1 होगा, या यदि पी एक्स का वैल्यू -1 होगा तो पी वाई का वैल्यू +1 होगा। ठीक है, तो ये कन्वेंशन है जिसको आपको याद रखना है। नहीं, नॉर्मली इसको एक ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है, ध्यान रखना है। तो ये पहले के लोग जो थे, पहले भी जो साइंटिस्ट थे, वो कन्वेंशनली मान लिए थे इसको, तो हम लोग भी उनके रिस्पेक्ट में ये चीज मानते हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसको कन्वेंशनली आपको याद रखना है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू पीजेड के लिए क्या माना गया है? 0। नहीं, और पी एक्स और पी वाई के लिए क्या माना गया है? +-1। ध्यान रहेगा। चलो दूसरे की हम लोग बात करें, अगर देखो तो हम लोग बात करते हैं डी उपकक्ष की। डी उपकक्ष की बात करते हैं, तो डी उपकक्ष में अगर देखा जाए तो डी उपकक्ष में कितने कक्षक होते हैं? 5 कक्षक होते हैं। नहीं, आप जानते हो कि कौन कौन से होते हैं? यही होता है, ध्यान रखना है। तो डी उपकक्ष में 5 कक्षक होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, यही आपके होते हैं। अब इसमें भी आप देखोगे तो डी के लिए जो एल का वैल्यू आप मानते हो वो 2 मानते हो। नहीं, और एल बराबर 2 के लिए आपको एम का वैल्यू निकालना बताया गया है। यही बताया गया है। नहीं, तो आप जानते हो कि ये जो वैल्यू है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के, ये जो वैल्यू है वो इन्हीं के होंगे। नहीं, तो किसके लिए कौन सा वैल्यू होता है वो भी कन्वेंशनली माना गया है, तो उसको आप ध्यान रखोगे। जैसे आपका जो डीजेड स्क्वायर होता है, इसके लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू माना गया है वो 0 माना गया है, याद रखना है। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव में आपके पूछता है। याद रहे कि डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड आपका जो लिखा हुआ है इसमें डी एक्स वाई, ये जो लिखे हुए हैं इनके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू +-2 माना गया है। क्या माना गया है? +-2 माना गया है। याद रहे कि हम लोग का डी वाई जेड और जो डी जेड एक्स हैं, नहीं, इनके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू +-1 माना गया है। दिक्कत है? तो इन वैल्यूज को आपको ध्यान में रखना होगा, याद रहेगा। आगे बढ़े, चलो अगला क्वांटम नंबर जो है हम लोग का वो आता है स्पिन क्वांटम नंबर। ये आपका लास्ट क्वांटम नंबर आता है, उसको हम लोग को देखना है। देखो अगला क्वांटम नंबर हम लोग देखें अगर, तो हम लोग का आता है इसमें स्पिन क्वांटम नंबर। देखा जाए, दूसरा ही वर्ड लिखा,
स्पिन क्वांटम नंबर, ये हम लोग का आता है। अगला क्वांटम नंबर आप देखोगे तो आपका आएगा स्पिन क्वांटम नंबर। जिसको अगर हिंदी में देखें तो हिंदी में इसको कहते हैं प्रचकरण क्वांटम संख्या। ध्यान रखना है, स्पिन क्वांटम नंबर को हम लोग हिंदी में कहते हैं, अगर देखें तो हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग प्रचकरण क्वांटम संख्या। ध्यान रखना है। आपका यहां से देखें हम लोग तो स्पिन क्वांटम नंबर यानी कि प्रचकरण क्वांटम संख्या हम लोग को देखना है। प्रचकरण क्वांटम संख्या के बारे में बात करें तो इसके बारे में हम लोगों को उहले बैक एक वैज्ञानिक थे, नहीं उहले बैक, उहलेन बैक इनको बोलते हैं, उह लेन बैक तथा गॉड स्मिथ ध्यान देंगे। हम लोग को देखा जाए तो स्पिन क्वांटम नंबर यानी कि प्रचकरण क्वांटम संख्या जो है इसके बारे में बताया गया कि उलेन बैक तथा गॉड स्मिथ नामक वैज्ञानिक के द्वारा इस क्वांटम संख्या के बारे में बताया गया था। ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो क्वांटम संख्या है स्पिन क्वांटम नंबर, इसको ms या s से दर्शाते हैं। ध्यान रखना है, यहां पर बोला जा रहा है कि इस क्वांटम संख्या को ms या s से दर्शाते हैं। यह क्वांटम संख्या जो है इस क्वांटम संख्या को ms या s से दर्शाते हैं। ध्यान रखना है। अब ये क्वांटम संख्या हमें क्या बताता है समझने की कोशिश किया जाए तो हम लोग को बताया जाता है कि यह क्वांटम संख्या हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सिर्फ चक्कर नहीं लगाता है बल्कि प्रचकरण भी करता है। जैसे आप पृथ्वी के बारे में सुने होंगे कि जो पृथ्वी होती है ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है और साथ साथ अपने अक्ष पर प्रचकरण भी करती है, यानी अपने अक्ष पर घूमती है। नहीं, पृथ्वी को सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में 365 दिन लगता है और अपने अक्ष पर पूरा नाचने में 24 घंटा समय लगता है। ऐसा है कि नहीं है? सेम इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ नाभिक के चारों ओर चक्कर ही नहीं लगाते हैं बल्कि चक्कर लगाते तो रहते ही हैं लेकिन साथ साथ अपने अक्ष पर प्रचकरण भी करते हैं, अपने अक्ष पर चक्रण करते रहते हैं। अक्ष पर क्या करते हैं? चक्रण करते हुए नाचते हैं, यानी ऐसे नाच भी रहे हैं, नहीं ऐसे नाच भी रहे हैं और साथ साथ घूम भी रहे हैं, दोनों काम करते हैं। ध्यान रखना है। तो वही बात हम लोग को बताया गया कि यह क्वांटम संख्या हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सिर्फ चक्कर, या ऐसा लिखे हम लोग, यह क्वांटम संख्या में बताता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर
चक्कर के साथ साथ अपने अक्ष पर प्रचकरण भी दिखाते हैं। ध्यान रखना है, यानी इनके लिए हम लोग को बताया गया कि ये क्वांटम संख्या जो है, नहीं यानी कि जो हम लोग के उलेनबेक साहब थे और गोल्डस्मिथ साहब जो थे, इन लोगों ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर सिर्फ चक्कर ही नहीं लगाता है, बल्कि अपने एक्सिस पर प्रचकरण भी करता है, यानी चक्रण भी करता है। जैसे लट्टू अपने गूंज पर नाचता है ना, नहीं तो वो क्या है, प्रचकरण। बस में रहे चक्रण। जब कोई चीज अपने अक्ष पर नाचता है तो उसे क्या कहते हैं, चक्रण या प्रचकरण। ध्यान रखना है। तो वही बात हम लोग कहा गया कि यह क्वांटम संख्या में बताता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर के साथ साथ अपने अक्ष पर प्रचकरण भी दिखाता है। नहीं, सेम एज किसकी तरह, बोल सकते हैं, बिल्कुल पृथ्वी की तरह। आपका पृथ्वी जो है ये क्या करता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाता है और अपने अक्ष पर, चलिए, तो यानी कि यह क्वांटम संख्या जो है, ध्यान देंगे, यह क्वांटम संख्या जो है ये हमें मुख्यतः, यह क्वांटम संख्या जो है यह हमें मुख्यतः इलेक्ट्रॉन के चक्रण की जानकारी देगा। किसकी जानकारी देगा, चक्रण की जानकारी देगा। ध्यान रखना है, यहां पर ध्यान रखना है कि यह क्वांटम संख्या हमें इलेक्ट्रॉन के प्रचकरण की जानकारी देगा। ध्यान रखना है, ठीक। अब दूसरे पॉइंट पे आए। ऐसा माना जाता है, मेरा ध्यान से बात सुनिएगा, ऐसा माना जाता है, देख रहे हैं, ऐसा माना जाता है क्या कि इलेक्ट्रॉन जो है अगर अपने अक्ष पर नाचता है तो वो दो तरीके से नाच सकता है, नहीं या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा माना जाता है। लेकिन एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जो है वो दो तरह का चक्रण दिखाता है। इलेक्ट्रॉन दो तरह का चक्रण दिखाता है। एक इलेक्ट्रॉन जैसा चक्रण दिखाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन बिल्कुल उसका विपरीत चक्रण दिखाता है। लेकिन ये चक्रण क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की तरह नहीं होता है भाई। यानी आप ऐसे कहें कि भाई यहां से तो ब्लैक है, क्या बस समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे इलेक्ट्रॉन है, अगर ऐसे एक नाच रहा है, देख रहे हैं अंगूठा कैसे घुमा रहे हैं, ऐसे नहीं, इस तरह से नचा रहे हैं, ठीक है। और एक हो रहता है कैसे, अंदर की तरफ, बस में। तो दो तरह का चक्रण हम लोग को बताया था कि चक्रण दो तरह का हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली हम ऐसा ही देखते हैं। ध्यान रखना है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का चक्रण दो अलग अलग तरह का होता है, ये बात सही है। लेकिन ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की तरह सिंपल नहीं होता है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की तरह सिंपल नहीं होता है, ध्यान रखना है। ये कुछ अलग ही तरह का चक्रण रहता है, जिसको समझने के लिए हम लोग बस मान लिए हैं, नहीं कि भाई एक क्लॉकवाइज होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये माना गया है। बस में रहे, दो तरह का विपरीत चक्रण होता है, लेकिन ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये प्रमाणित नहीं है। ये क्या किया गया है, माना गया है, याद रखिएगा। तो हम लोग को ये क्या बताता है, देखा जाए तो इस क्वांटम संख्या के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन दो तरह का चक्रण इस क्वांटम संख्या के अनुसार, यहां से हम लोग गलत लिख रहे हैं, इस क्वांटम संख्या के अनुसार इलेक्ट्रॉन दो प्रकार का
चक्रण ये माना नहीं गया है, ये तो कंफर्म है कि दो तरह का चक्रण दिखाते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां से ऐसा माना गया, ऐसा माना गया कि इलेक्ट्रॉन का एक प्रकार का चक्रण, एक प्रकार का चक्रण क्लॉकवाइज तथा दूसरे प्रकार का चक्रण एंटी क्लॉकवाइज होता है, ध्यान रखना है। यहां से कहा गया कि ऐसा माना गया कि इलेक्ट्रॉन का एक प्रकार का चक्रण क्लॉकवाइज तथा दूसरे प्रकार का चक्रण एंटी क्लॉकवाइज होता है, ऐसा मान लिया गया। ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक घड़ी की दिशा नहीं, तो आपकी जो घड़ी की दिशा है, घड़ी को देखते हैं ना, उसका जो अक्ष पर ही नाचता है, नहीं नाचते रहता है, तो दो तरीके से नाच सकता है, नहीं, एक क्लॉकवाइज की दिशा में और एक एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, ध्यान रखना है। चलो अब यहां से हम लोग को ध्यान रखना है कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज चक्रण करता है, नहीं क्लॉकवाइज चक्रण, तो याद रहे क्लॉकवाइज चक्रण को ऐसे ध्यान रखना है, तीर बनाए और उसका हेड ऊपर कर दिए, ध्यान रखना है। क्लॉकवाइज चक्रण को अप एरो से दर्शाया जाता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज चक्रण को तीर नीचे से दर्शाया जाता है, ये बात ध्यान रहे। बोलो दिक्कत है? नहीं, तो क्लॉकवाइज चक्रण कोई कहे तो इलेक्ट्रॉन को अप हेड दिखा देना है, यानी एक ऐसा तीर जिसका हेड कहां ऊपर हो, बात समझ में आ रहा है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज कहे तो डाउन तीर से दिखा देना है, बात समझ में आ रहा है, ये ध्यान रहे। दूसरा बात, अगर ध्यान रहे, अगर हम लोगों का कोई इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज चक्रण कर रहा है तो याद रहे क्लॉकवाइज चक्रण के लिए S बराबर +1/2 मानेंगे, ध्यान रखना है। अगर क्लॉकवाइज चक्रण रहे तो क्लॉकवाइज चक्रण के लिए स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा? +1/2, ध्यान रखना है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज चक्रण अगर रहे तो उसके लिए एस का वैल्यू -1/2 मानेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप देखते हो जब भी हम लोग एक डब्बा बनाते हैं, एक कक्षक बनाते हैं, तो एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन रखते हैं, एक सीधा और एक उल्टा। नहीं, अगर अप हेड है तो इसको क्लॉकवाइज कहा जाता है, और अगर डाउन हेड है तो इसको एंटी क्लॉकवाइज कहा जाता है, ध्यान रखना है। अगर क्लॉकवाइज है तो एस का वैल्यू क्या होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? वो बताएगी, बोलिए क्या होगा? क्या दिन बता रहे थे हम? क्या सर, क्लास में सोने में कितना मजा आता है, सोइए नहीं, क्लास में जागे रहिए, नहीं, ध्यान रखना है। तो क्लॉकवाइज चक्रण +1/2, एंटी क्लॉकवाइज चक्रण -1/2। नहीं, अब एक डब्बे में दो इलेक्ट्रॉन है, नेट चक्रण तो नेट चक्रण क्या आएगा? 0। यानी अगर एक कक्षक है और एक कक्षक में अगर दो इलेक्ट्रॉन आपके आ गए, नहीं, अगर दो इलेक्ट्रॉन आ गए एक कक्षक में, तो एक का चक्रण है +1/2 और एक का चक्रण है -1/2। नहीं, दोनों का नेट चक्रण निकालिएगा तो उस कक्षक का नेट चक्रण क्या आएगा?
जीरो। यानी कि इससे क्या पता चलता है, इससे यह पता चलता है कि अगर किसी भी परमाणु का अगर नेट चक्रण निकालना है, नहीं, अगर किसी भी परमाणु का नेट चक्रण निकालना है तो वो नेट चक्रण डिपेंड करेगा कि उस परमाणु के पास अजोड़ा इलेक्ट्रॉन कयगो है। नहीं, क्योंकि अगर जोड़ा इलेक्ट्रॉन है भाई तो आप देख लिए, यहां पर आप देख रहे हो कि अगर एक कक्षक में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका चक्रण का मान, नेट चक्रण का मान क्या आ गया, 0। ध्यान रखना है। नहीं तो यहां से अगर हम लोग का 1 इलेक्ट्रॉन होता, अगर सीधा होता तो इसके स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू +1/2, या अगर एक कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन उल्टा ही होता तो इसका वैल्यू -1/2। यानी चक्रण का मान, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के चक्रण का मान आप तभी ज्ञात कर सकते हैं जब उस परमाणु के अंदर अजोड़ा इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। अजोड़ा का मतलब अकेला इलेक्ट्रॉन, एक डब्बा में 1 इलेक्ट्रॉन रहे तो उसे कहते हैं अजोड़ा। अगर एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसे कहते हैं जोड़ा। बुझाया? नहीं तो अगर जोड़ा इलेक्ट्रॉन रहेगा तो नेट चक्रण 0, अगर अजोड़ा इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ऊपर रहेगा तो +1/2 और नीचे रहेगा तो -1/2। दिक्कत है, कह सकते हैं। चलो, तो इसका मतलब हुआ, यहां से हम लिख रहे हैं कि इसका मतलब हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी परमाणु का चक्रण, नहीं, किसी भी परमाणु चक्रण उस परमाणु में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। नहीं, इसीलिए हम लोग को बताया जाता है अगर किसी भी परमाणु का चक्रण निकालना है तो उसका फॉर्मूला हम लोग को दिया जाता है यहां से। ये जो अयुग्मित लिख रहे हैं, इस अयुग्मित का मतलब क्या होता है, अजोड़ा इलेक्ट्रॉन की संख्या। ध्यान रखना है। तो अधिकतम प्रसरण निकालना है अगर किसी परमाणु का तो 1/2 गुना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो किसी परमाणु का हमको निकालना है, नहीं, तो अगर हम निकालना चाहें तो जैसे मान लो जो इनको भी विन्यास आता है वो देख सकते हैं। जैसे मान लो आयरन 26, इसका विन्यास हम लोग लिखते हैं। ये हम लोग विन्यास मान लो लिख दिए। बहुत बच्चों को आता है, बहुत बच्चों को नहीं आता है। जिनको नहीं आता उनको घबराने की जरूरत नहीं है, इसे विन्यास हम लोग पढ़ेंगे। नहीं, विन्यास हम लोग को पढ़ना है। फिलहाल के लिए समझ लो बस इतना कि आयरन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो इतना लिखा गया। ठीक है, अब इस विन्यास में हमको देखना है किसको, लास्ट वाले को। किसको देखना है, लास्ट वाले को। लास्ट में क्या लिखा हुआ है, SP की डी। तो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि डी के लिए 5 को डब्बा बनता है, यानी कि डी उपकक्ष में 5 कक्षक होते हैं। ऐसा पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, पढ़े हैं। तो डी डब्बे को बना दिए, इसमें 5 डब्बा बना दिए भाई। ये हो गया 5 डब्बा। अब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन को भरना है भाई। तो आप 6 इलेक्ट्रॉन को भरो, 1 2 3 4 5 और 1 6, इस तरह से भर जाएगा। अब इसमें देखो अजोड़ा इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो ये तो जोड़ा है, अजोड़ा है 1 2 3 4। तो अजोड़ा इलेक्ट्रॉन यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, मान लो अजोड़ा ही लिखते हैं। अजोड़ा इलेक्ट्रॉन बराबर कय गो आया, 4। तो अगर आपको अधिकतम पचकर्ण निकालना है इसका, तो क्या निकालेंगे, 1/2
गुना में कितना आएगा 4, काट देंगे वैल्यू कितना आएगा। दिक्कत है। तो ये एक प्रसरण निकालने का तरीका है। आसान है ना, भारी है, आसान है। आगे बढ़े। लिख रहे हैं क्या? इसका पीडीएफ जाएगा आपको, लेकिन पीडीएफ जाता है तब लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? बहुत बच्चा होगा कि मिल गया तो लिखते हैं, नहीं होगा। नहीं, जो भी चीज आपको पढ़ाया जाए बोर्ड पर, चाहे उसका नोट्स दिया जाए, चाहे आपको कुछ भी किया जाए भाई, आप अपना एक कॉपी जरूर बनाइएगा, अपना लिखा हुआ कॉपी जरूर बनाइएगा। बस मेरा है, जैसे हम बहुत सारी बातें आपको लिखवा रहे हैं, नहीं आपका पीडीएफ गया, इसको जरूर फेयर कीजिएगा। आपके पास नोट्स है उसके बावजूद भी फेयर कीजिएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? आप जितना ज्यादा लिखिएगा भाई, उतना ही ज्यादा आपका स्ट्रांगनेस बढ़ेगा। बस मेरा है, ठीक है। ये हमें बताता है ना कि प्रसरण की मात्रा जिसकी ज्यादा होती है, नहीं वो एटम ज्यादा अस्थायी होते हैं। वो एटम जो होते हैं वो क्या होते हैं? ज्यादा अस्थायी होते हैं। ध्यान रखना है, उनके आबंध बनाने की प्रवृत्ति क्या होती है? ज्यादा होती है। और जिनमें प्रसरण कम होगा उनके आबंध बनाने की प्रवृत्ति क्या होगी? कम होगी। बात समझ में आ रहा है? तो प्रसरण पर भी डिपेंड करता है, हम लोग को ध्यान रखना है, स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी। लेकिन सिर्फ उसी फैक्टर पर डिपेंड करे ऐसा नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है? जैसे हम क्या बोलते हैं, किसी भी आदमी का व्यवहार उसका सिर्फ एक गुण देखकर नहीं बताया जा सकता है, सारा गुण का निचोड़ निकाल कर तब एक रिजल्ट निकलता है। बात समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं होता है कि आप केमिस्ट्री में अगर कमजोर हैं तो बाकी विषय में भी कमजोर होंगे, ऐसा नहीं होता है। सारे विषय का निचोड़ निकाल कर तब बनता है कि ये बच्चा कमजोर है कि तेज है। वैसे ही स्टेबिलिटी बताने के लिए एक फैक्टर काम करता है, नहीं, लेकिन अब इसी के आधार पर एटम का स्टेबिलिटी डिपेंड करता है, ये नहीं कह सकते हैं। ठीक है, चलो अब यहां से हम लोग देखें अगर, तो हम लोग को समझ में आ गया भाई प्रसरण हम लोग कैसे निकालेंगे, वो समझ में आ गया। अब एक और हम लोग को बताया जाता है, इसमें आपका नोट्स होगा ना आपके पास, परमाणु संरचना का, थोड़ा सा हमको दीजिएगा। देखा जाए, जैसे इसमें एक दिया हुआ है हम लोग का चक्रण कोणीय संवेग, नहीं ले लीजिए, चक्रण कोणीय संवेग, उसका वैल्यू दिया हुआ है √S × S + 1 h/2 पाई। ध्यान दीजिए, यहां पर शांत रहिए। अब एक गधा सब नहीं लिखना है, इसका मतलब कि मुंह भी बंद रखना है, हाथ नहीं चलाना है तो मुंह बंद रखना है, बुझा रहा है? नहीं, अभी नहीं कि बड़ा आराम है, क्या हाल चल जानते हो? बहुत आराम है, ठीक है, घरे चल के लिखा जाएगा, है ठीक है, चल रहा है चल रहा है। वैसे नहीं, मालूम चला कि यहाँ से ध्यान हटा, नहीं आप बदकही करते हुए पकड़ा गए, नहीं तो आपको पीटने में थोड़ी सी भी कमी नहीं की जाएगी। बस मेरा है, इसलिए सावधान रहे। अगर किसी को खड़ा करा दिया गया तो बिना पीटे हुए नहीं छोड़ेंगे भाई, याद रखिएगा। इसलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर चक्रण कोणीय संवेग फॉर्मूला होता है S × S + 1 h/2 पाई। केयर कीजिए, जैसे हम लोग, आप याद कीजिए तो हम लोग आपको पढ़ते थे कि किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है वो NH/2 पाई के बराबर होता है, पढ़ते कि नहीं? तो फिर हम लोग पढ़े थे कि उपकक्ष में अगर कोई इलेक्ट्रॉन होता है तो उसके कोणीय संवेग का फॉर्मूला पढ़े थे √L × L + 1 h/2 पाई, पढ़े थे कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? वैसे ही चक्रण कोणीय संवेग भी आता है, ध्यान रखना है। तो चक्रण कोणीय संवेग का फॉर्मूला भी मिलता जुलता है, नहीं √S × S + 1 h/2 पाई, यही फॉर्मूला है, ध्यान रखना है। अब S का जो वैल्यू है वो तो हम लोग का +1/2 भी होता है और -1/2 भी होता है ना भाई। लेकिन आपको पता है कि रूट के अंदर निगेटिव क्वांटिटी डिफाइन नहीं होता है, ध्यान रखना है। तो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, यानी इसमें आप S का कौन सा वैल्यू लेंगे? +1/2। तो अगर आप चक्रण कोणीय संवेग का वैल्यू निकालो तो फिक्स वैल्यू एक आ जाएगा, नहीं यहां पर हम लिखे अगर चक्रण कोणीय
संवेग। अब चक्रण कोणीय संवेग का अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो हम लोग का हो जाएगा √1/2 और ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1 और ये h/2 आपका बाहर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां से हम लोग का 1/2 हो जाएगा और यहाँ ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा आपका 2 और 1 3/2 आएगा ना, ये आ जाएगा और ये रूट के अंदर रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका h/2। यहां से आप देखोगे तो रूट के अंदर आपका आ जाएगा 3 अब बट्टा में आ जाएगा 4 और h/2। यहां से क्या आ जाएगा h/2। इसी को आप लिख सकते हो √3 अब बाई में 2 गुना में h/2। या इसी को आप लिख सकते हो चक्रण के लिए क्या हम लोग को आया √3h बट्टा होगा नहीं। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाता है कि भाई प्रचकरण कोणीय संवेग का वैल्यू बताओ, नहीं तो आपको ये वैल्यू याद रखना पड़ेगा √3h/4 पहला। दूसरा कभी कभी ऐसा भी आता है आपको इसको सॉल्व करके भी कल हमको वैल्यू बताना है। आप सबका वैल्यू जानते हो भाई, आपको पता है कि जो √3 है इसका वैल्यू 1.732 होता है। आपको पता है कि यहाँ जो h है प्लैंक्स कांस्टेंट इसका वैल्यू भी आपको पता है। 4 तो एक नंबर है और पाई का वैल्यू आप जानते ही हो, नहीं तो इसको कैलकुलेट करके आपको कल बताना है। दिक्कत है? चल आगे बढ़े। अगला पॉइंट हम लोग देखें अगर तो हम लोग का इसमें आता है कक्षकों की आकृति। अगला पॉइंट हम लोग का इसमें आता है कक्षकों की आकृति। देखा जाए तो किसी भी कक्षक का जो आकृति होता है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के आधार पर बताया जाता है, यानी कि जैसा दिखता है उसके आधार पर आकृति बताया जाता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कक्षकों की आकृति में तो आप जानते हो कि अगर हम लोग एस उपकक्ष की बात करते हैं तो एस उपकक्ष में एक कक्षक होता है। एस उपकक्ष में कितना कक्षक होता है? एक कक्षक होता है। नहीं, अब यहां पे हम लोग बात करते हैं भाई एस कक्षक की आकृति। तो अगर एस कक्षक की आकृति बात करें तो एस कक्षक की आकृति होती है गोलाकार। एस कक्षक की आकृति कैसी होती है? गोलाकार। नहीं, गोलाकार का मतलब भाई स्फेरिकल होता है। इसका मतलब क्या होता है? स्फेरिकल। स्फेरिकल का मतलब होता है फुटबॉल की तरह। बस में है। स्फेरिकल का मतलब भी मत समझ जाइएगा कि वृत्त, नहीं, वृत्त जो होता है ये 2 डायमेंशन होता है। आप वृत्त को बोर्ड पर रख सकते हैं, बात समझ में आ रहा है। लेकिन फुटबॉल जो होता है वो 3 डायमेंशन होता है। उसका फैलाव एक्स एक्सिस की तरफ भी होता है, वाई एक्सिस की तरफ और जे एक्सिस की तरफ, ध्यान रखना है। तो आप अगर ध्यान दीजिएगा तो हम लोग तो 3 डायमेंशनल दिखा नहीं सकते हैं यहां पर, लेकिन ये दिखा सकते हैं कि भाई गोल होता है, ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको अगर देखा जाए तो ये आपका होता है। अब इसमें आपका अगर बीच सेंटर ये है मान लेते हैं तो इसका फैलाव एक्स एक्सिस की तरफ भी होगा, इसका फैलाव वाई एक्सिस की तरफ भी होगा, नहीं, और इसका फैलाव जेड एक्सिस की तरफ भी होगा। बस में ऐसे आप फुटबॉल एक ले लो, आप फुटबॉल के बीच में चले जाओ, नहीं तो फुटबॉल के बीच में, यानी फुटबॉल है उसके अंदर बीच में चले गए, कैसे जाएंगे? एज्यूम कर लिए कि चले गए, नहीं तो फुटबॉल के बीच में चले गए, बस में रहे। और वहां से आप एक्स एक्सिस भी खींच सकते हो, वाई एक्सिस भी खींच सकते हो और जे एक्सिस भी खींच सकते हो। यानी फुटबॉल जो है एक्स में भी फैला रहता है, वाई में भी फैला रहता है और जेड में भी फैला रहता है, नहीं बस में, यानी फुटबॉल का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होता है उसके पास, ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपका एक्स, वाई और जेड जब तीनों चीजों में फैला होता है तो वो क्या होगा? गोलाकार, स्फेरिकल, वो वृत्त नहीं होगा, ध्यान रखना है। तो एस कक्षक की आकृति जो होती है वो कैसी होती है भाई? गोलाकार। इसमें दिक्कत है किसी को? ठीक है, तो ध्यान रखना है। ठीक, दूसरे पॉइंट पे आ जाए। अच्छा, एक चीज और, जैसे एस कक्षक जो होते हैं, हाँ छोड़ रहे हैं एस कक्षक जो होती है उसकी जो आकृति होती है, नहीं ये सब इंडिकेशन होता है बच्चों का, समझ रहे हैं? बैग उठाना, चेन खोलना, देखिए बैग में डालना, नहीं होता है कि अब सर टाइम हो गया है जल्दी कीजिए,
क्या? नहीं, बहुत सारे बच्चों का बस रहता है शायद। चलिए बस ये सुन लीजिए, एस कक्षक जो होते हैं, एस कक्षक, अब क्या बोलना था वो भुला देते हैं। एस कक्षक जो होते हैं उनकी आकृति गोलाकार होती है भाई। हाँ, इनकी आकृति जो है वो गोल क्यों हम लोग लिखते हैं, बात समझ में आ रही है? तो जब हम लोग माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब परमाणु का फोटो देखते हैं ना, तो परमाणु का फोटो देखने पर नाभिक के नजदीक जनरली एस कक्षक होता है। नाभिक के नजदीक कौन होता है? एस कक्षक। तो नाभिक के नजदीक जब हम लोग इलेक्ट्रॉन का घनत्व देखते हैं तो वो हमें गोलाकार रूप में ही दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? गोलाकार। नहीं, इलेक्ट्रॉन क्या है? तरंग है। तो वो तरंग जो है वो हम लोगों को गोलाकार रूप में ही दिखाई देते हैं। इस कारण से एस कक्षक की आकृति जो है गोलाकार मानी जाती है। बस मेरा ये इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि हमको इलेक्ट्रॉन कैसा दिख रहा है। तो जैसा आकृति होगा ना भाई, वैसा ही रूप में दिखाई देगा। बस समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देखकर ये आकृतियां बताई जाती हैं। ठीक है, चल आज के लिए इतना ही।